नमस्कार साथियों, राम राम। मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। परीक्षा अब एकदम नजदीक आ गई है, तो आप इन मॉक टेस्टों को जो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं इनमें सारे प्रश्नों को जरूर देखें। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहे। अब मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है, अपने को यह छांटना है। पहला कथन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। बिल्कुल सही बात है, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के मध्य किसी विधेयक पर समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य परिस्थितियों में जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं देता, लेकिन किसी विधेयक पर समान मत आ जाते हैं। समान मत का मतलब है कि मान लो 101 मत आ गए, अपने तो 101 आ ही नहीं सकते। मान लीजिए 90 मत आ गए, यानी 90 पक्ष की तरफ आए और 90 विपक्ष की तरफ आए, तो ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष वोट देता है। यदि एक तरफ 90 आए और एक तरफ 89 आए, यानी कि बराबर नहीं है, तो उन परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष वोट नहीं देता है। यह ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष केवल और केवल मत समान आने पर ही मत देता है। अगला, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि भाई फला विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है कि कौन सा साधारण विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है। बाकी प्रश्न यूं ही पूछा जाता है कि कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष। अंतिम है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। जो डी है वो गलत है। अब गलत क्यों है भाई? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाता है। अगर राज्यपाल नहीं दिलवाता तो कौन दिलवाता है? मैं कह रहा हूं ये गलत है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की कोई शपथ होती ही नहीं है। यानी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं होती है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती है, तो फिर वो शपथ लेते ही नहीं है। बिल्कुल लेते हैं, वो शपथ साधारण सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। उन्हें ये शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। यानी प्रोटेम स्पीकर जब सदस्यों को शपथ दिलवाता है उस समय ही वे शपथ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती, वो साधारण सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के नाम की कोई शपथ नहीं होती। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर निकल कर सामने आया है वो है डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ उन्हें जिस जेल में बंद रखा गया उन जेल के नाम दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, सबसे पहला है अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी को वेल्लूर जेल में रखा गया था। बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल शेट्टी जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति जैसी पुस्तकें लिखी। इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय जो है वो स्थापित किया और क्रांतिकारियों को जो है वो इन्होंने जो है वो प्रेरित किया और साथ ही ट्रेनिंग देने का काम किया। वो ऐसे व्यक्ति, इन्हें जो है वो वेल्लूर जेल में रखा गया। दूसरे हैं के.सी. सिंह बारट, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। यह भी सही है। तत्कालीन बिहार के हजारीबाग में जो है वो के.सी. सिंह बारट को जेल में
रखा गया था। जहां कहते हैं कि केसी सिंह बारट ने कभी भोजन नहीं किया, केवल दूध का आहार लिया करते थे। जब तक ये जेल में रहे थे केवल ये दूध पिया करते थे। केसी सिंह बारट का तो पूरा परिवार जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था। इन्होंने चेतावनीराव चुंगटिया लिखा, इन्होंने सतीरासो लिखा, इन्होंने बहुत ही जो है वो क्रांतिकारी साहित्य लिखा। तो केसी सिंह बारट राजस्थान के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। तीसरे हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रणेता कहे जा सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। कई समाचार पत्रों का संपादन किया जिनमें इन्होंने जो है वो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्र शामिल थे। वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। बुलंदशहर के रहने वाले थे। फिर राजस्थान आए। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण कई मुकदमे थे, इसलिए अपना नाम बदल लिया। भूप सिंह से अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक कर दिया गया। जब इन पर मुकदमा हुआ तो इन्हें अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंद किया गया था। तो यह भी सही है। अगला है जोरावर सिंह बारट बरेली जेल। ये गलत है। जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल में बंद नहीं किया गया था। बरेली जेल में प्रताप सिंह बारट को बंद किया गया था। प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारट को जो है वो बरेली जेल में बंद किया गया था। बनारस षड्यंत्र के कारण जो है वो प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में बंद कर दिया गया था। तो जोरावर सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? तो मैं आपको बता दूं, जोरावर सिंह बारट वो शख्सियत है जो केसी सिंह बारट के भाई थे, प्रताप सिंह बारट के चाचा थे, और जोरावर सिंह बारट कभी पकड़े नहीं गए। ये जब तक जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यही कारण है कि जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन जीते जी वो कभी पकड़े नहीं गए। उसी प्रकार जोरावर सिंह बारट राजस्थान के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी जेल नहीं गए, वो कभी अंग्रेजों के हाथ आए नहीं, इसीलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जोरावर सिंह बारट सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह बारट कभी जेल गए ही नहीं। तो बरेली जेल में कौन बंद थे? उनके भतीजे प्रताप सिंह बारट जो है वो बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल में बंद थे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी अरावली पर्वतमाला के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला देखिए, अरावली पर्वतमाला के पूर्ववर्ती विस्तार को सीमाबद्ध करता है। बिल्कुल सत्य बात है। अरावली पर्वतमाला के बाद इधर जो है वो जो पश्चिम में जो रेगिस्तान है उसको सीमाबद्ध कर देता है, उसको बढ़ने से आगे रोक देता है। तो सीमाबद्ध करने का काम निश्चित तौर से अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो लगभग 550 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में राजस्थान में ये फैली हुई है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपको पता है, पर्वत चोटी सॉरी वो है गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। उसके बाद शेर जो है वो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से हुआ है, ये कथन गलत है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। जैसे आप घग्गर नदी की बात कर लीजिए। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और शिवालिक पहाड़ियां कहाँ हैं? शिवालिक पहाड़ियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी है। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश में जौनपाओ की पहाड़ियों से निकलती है। उनका जो है वो राजस्थान से की अरावली पर्वतमाला से लेना देना ही नहीं है। इसी प्रकार माई नदी भी अमोमक की पहाड़ियों से निकलती है। तो कहने का मतलब राजस्थान में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला के अलावा भी निकलती है। तो सारी नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है, राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, राजस्थान में वर्षा का वितरण स्वरूप अरावली पर्वतमाला से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला तो वर्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है।
अरावली पर्वतमाला तो राजस्थान में 50 डिग्री 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का काम करती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो एकदम से उसको वर्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यह अरावली पर्वतमाला के कारण ही पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति उल्टी होती तो आज जो है वो राजस्थान में काफी वर्षा होती। तो ये वर्षा को प्रभावित करती है निश्चित तौर से। अंतिम है, अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब कई जगह ये लिखा हुआ आता है कि अरावली पर्वतमाला अधात्विक खनिजों से समृद्ध है, वो तो है गलत, और धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये है सही। तो धात्विक खनिजों से बिल्कुल समृद्ध है, तो ये कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ए और डी सही है। ए और डी का मतलब देखिए, डी ऑप्शन जो है अपना वो अपना बिल्कुल सत्य है। डी ऑप्शन सही है। ए और डी जो है वो सत्य कथन है, बाकी बी और सी जो है वो गलत है। अगर यहाँ अधात्विक लिखा हुआ होता तो केवल एक नंबर कथन सही होता। कई जगह यह भी लिखा हुआ आता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। बिल्कुल जल विभाजक का काम करती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला नदियों को बांट देती है। ये नदियों के जल को यूं बांट देती है कि अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां इधर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां इधर चली जाती है। तो ये परिवर्तन भी, ये काम भी जो है वो अरावली पर्वतमाला द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिए, इनमें से ए और डी सही कथन है। चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, ललित विग्रह राज पुस्तक के लेखक कौन थे? ललित विग्रह राज जो पुस्तक थी वो पहली बात किसके बारे में लिखी हुई है? विग्रह राज चतुर्थ, ये किताब जो है वो विग्रह राज चतुर्थ के बारे में लिखी हुई है, लेकिन विग्रह राज चतुर्थ ने ये किताब नहीं लिखी। मैं आपको बता दूं, विग्रह राज चतुर्थ ने तो संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था, हरि केली। ये संस्कृत भाषा का नाटक हरि केली जो था वो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखा गया था। तो ललित विग्रह राज पुस्तक कौन लिखी? तो ललित विग्रह राज पुस्तक की जब मैं बात करूं तो ललित विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ से ही है, लेकिन ये ललित विग्रह राज जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी सोमदेव ने। सोमदेव जो थे वो विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी थे, उनके द्वारा जो है वो ललित विग्रह राज पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अलावा बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और हरिराज ये दोनों भाई थे, और ये जो है वो सोमेश्वर के पुत्र थे, और कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध 2 युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान के बहुत ही महान योद्धा थे। प्रथम युद्ध में तो इन्होंने, तराइन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ललित विग्रह राज जो पुस्तक है उसके रचयिता है सोमदेव, जो विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी थे। और विग्रह राज चतुर्थ स्वयं भी संस्कृत के काफी विद्वान थे। इन्हें कवि बांधव कहा जाता था, और इन्होंने हरि केली नामक ग्रंथ की रचना की थी संस्कृत भाषा में। एक और बात बता देता हूं कि इन्होंने ही जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहते हैं, वहां एक संस्कृत विद्यालय का नाम से एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ये थे विग्रह राज चतुर्थ। चलो आगे, अगला है बछाउतों, रामपुरिया, गुलेछा तथा सेठियों की हवेलियां कहां स्थित है? यदि इन हवेलियों की बात करें, बछाउतों, रामपुरिया, गुलेछा और सेठियों की जो हवेली है ये जिस जगह स्थित है वो जिला है बीकानेर। बीकानेर में ये हवेलियां पाई जाती है। वैसे ज्यादातर जो हवेलियां है वो जैसलमेर में है, जैसे पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां पाई जाती है? पटुओं की हवेली हो गई सालिम सिंह की हवेली, हो गई सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ये हवेलियां जो है ये जैसलमेर में है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लेकिन ये जो है बछाउतों, रामपुरिया, गलेछा और सेठियों की जो हवेलियां है ये कौन से शहर में स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा मालजी का कमरा कहां स्थित है? मालजी का कमरा, मालजी का कमरा जो है वो चूरू में स्थित है। मालजी का कमरा ये भी कई बार पूछ लिया जाता है
कि माल जी का कमरा कहाँ स्थित है। इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावटी का क्षेत्र है। यहाँ काफी मात्रा में हवेलियां हैं और बहुत सारी प्रसिद्ध हवेलियां हैं। इनके लिए मंडावार, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, महणसर ये क्षेत्र जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठो प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विलय पत्र तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि 5 जुलाई 1947 रियासती विभाग स्थापित हुआ। रियासती विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल और इसके सचिव थे वीपी मेनन। अब इन दोनों ने भारत का एकीकरण पूरा करना था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार अंग्रेजों ने रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था, यानी उनसे अपनी जो है वो अधीनता समाप्त कर दी थी और उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। उन्हें यह अधिकार दे दिया गया था कि वो जहां चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे भारत में मिले, वो अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। और कुछ राज्यों जिनकी जो जनसंख्या जो है वो 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा थी, उन्हें तो यह भी ऑप्शन दिया कि आप यदि चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ज्यादातर राजाओं को यह लगता था कि उन्हें न भारत में मिलना है न पाकिस्तान में मिलना है। और दूसरा, कई राजाओं की यह सोच थी कि हम उन राज्यों में उस देश में मिलेंगे जो हमें ज्यादा तरजीह है प्रदान करेगा। ऐसे ही जो है वो एक शासक थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। तो चंद्रवीर सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी रियासत का विलय जो है वो भारत में हो और बाद में राजपूताना में उनकी रियासत का विलय किया जाए। ये उनकी जो है वो बिल्कुल भी सोच नहीं थी। तो बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रसेन ने, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि वे अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, कि उन्हें पता था कि जैसे ही वे भारत में मिलेंगे उसके बाद उनके जो विशेषाधिकार हैं वो सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। नृत्यो साइन तो कर दिया लेकिन मरतो आ कह दी। इसके अलावा बात करा तो एक कोइंसिडेंस और है, जोधपुर के उस समय महाराजा थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह भी जो है वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हनुमंत सिंह को लगता था कि भारत में उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने जिन्ना के साथ एक डील भी की थी। जिन्ना ने उन्हें खाली पेज दिया था और उस पेज पर अपनी शर्तें लिखने को कहा था और साथ यही कहा था कि जब जोधपुर को जो है वो कराची पोर्ट सौंप दिया जाएगा जिनसे वे अच्छी तरह व्यापार कर सकते हैं। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को लगा कि उन्हें पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सरदार पटेल ने डराकर और कहा कि आपको ये फैसला करना होगा क्योंकि आपकी ज्यादातर जनता भारत में मिलना चाहती है, आपको राजा छूट कुछ भी रहने नहीं दिया जाएगा। यही कारण था कि आपने पढ़ा होगा कि वीपी मेनन जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे थे तो हनुमंत सिंह और वीपी मेनन के मध्य इतनी जो है वो गर्मागर्मी हो गई कि हनुमंत सिंह ने उन पर पेन पिस्तौल तान दी थी। एक पेन के रूप में पिस्तौल थी, वो पिस्तौल जो है वो वीपी मेनन पर उन्होंने तान दी थी। ये तो कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन बीच में आ गए, अन्यथा कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। बाद में कहते हैं कि वो जो पिस्तौल थी वो लॉर्ड माउंटबेटन अपने साथ जो है वो इंग्लैंड ले गए थे। तो ये राजस्थान के एकीकरण भी बहुत कठिन प्रक्रिया थी। उसे बनाने के लिए सरदार पटेल और वीपी मेनन को बहुत जो है वो प्रयास करने पड़े थे। तो इको उत्तर होसी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। चला आगे 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न है, राजस्थान में किस समिति ने ग्राम सचिव का पद बनाने की सिफारिश की थी? देखो, राजस्थान वह राज्य है जहां पंचायती राज सर्वप्रथम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगतरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले जिस राज्य में की थी वो राजस्थान था।
राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन ही स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और वो पहला राज्य बना राजस्थान। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इनमें सुधार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारी समितियां बनाई। इन समितियों के नाम आपके सामने देखो लिखे हुए हैं, सादी कली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, हटलाल खर्रा समिति, शिवचरण माथुर समिति। आपको इन सब के ध्यान पता होने चाहिए कि कौन सी समिति कब बनाई गई। हाल ही में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सी सुमेलित है, और उसमें केवल ये गिरधारी लाल व्यास के सामने 1973, ये सब सही है, ये सारी सही लिखे हुए हैं। इनके आगे जो इनके बनने की तिथि है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ ये पूछ रहा है किसने सिफारिश की थी ग्राम सचिव के पद की, तो ये सिफारिश जो है वो गिरधारी लाल व्यास समिति ने 1973 में की थी। इसी ग्राम सचिव के वर्तमान पद को वीडियो के नाम से जाना जाता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से इस पद को जाना जाता है। यह पद किस समिति की सिफारिशों पर सर्जित किया गया था? गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिशों पर इसे सर्जित किया गया था, ताकि पंचायतों के काम जो है वो आसानी से और सरलता से किए जा सके। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो प्रशासन का कार्य होता है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरी जो कार्यपालिका होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तो सरपंच तो राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, अब उसे काम करने का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि नियमों की और कानूनों की जानकारी तो सरकारी अधिकारियों को होती है। इसलिए जो गिरधारी लाल व्यास समिति थी उसने सिफारिश की कि ग्राम सचिव का पद बनाया जाए, जो है वो सरपंच की कानूनी जानकारी प्रदान कर सके और प्रशासन संभालने में और काम करने में उनकी मदद कर सके। इसके लिए जो है वो गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम सचिव के पद की सिफारिश की थी। चलते हैं 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न है कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखो, राजस्थान में बहुत सारी बड़ी बड़ी रियासतें मिली। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान की अगर अपन बड़ी रियासतों की बात करें तो कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, उसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, ये कुछ भरतपुर, ये कुछ बड़ी रियासतें थी जो राजस्थान में मिली थी। अब मोटा प्रश्न यह उठता है कि किस जो है वो स्थान को राजधानी बनाया जाए। जो तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पंडित हीरालाल शास्त्री हो चाहे और कोई नेता हो, सब चाहते थे कि जयपुर को राज्य की प्रधान जो है वो राजधानी बना दिया जाए। लेकिन ऐसे ही बिना कोई फैसला लिए राज्य की राजधानी कैसे बनाई जा सकती है? इसके लिए अब क्या किया जाए? तो तत्कालीन मुख्य सचिव B.R. पाटिल, ये उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव B.R. पाटिल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि भाई आप जाकर जो है वो ये मुद्दा हल कीजिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। इसको लेकर जो है वो ये कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. पाटिल और 1 नंबर सदस्य थे, ये सदस्य थे उस समिति के और ये भी सदस्य थे। 3 सदस्य कमेटी थी, लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी और H.P. सिन्हा उसके सदस्य थे और B.R. पाटिल उसके अध्यक्ष थे। तो 3 सदस्यों की कमेटी थी जिसमें B.R. पाटिल को अध्यक्ष, H.P. सिन्हा और लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी को जो है उसका सदस्य बनाया गया और इन्होंने बाद में जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय दिया था। इसके अलावा बात करें तो नीचे शंकर राव देव कमेटी लिखा हुआ है। ये शंकर राव देव कमेटी जो है वो मत्स्य संघ से संबंधित है। इन्हें मत्स्य संघ में रेफरेंडम यानी जो है वो मतदान करने के लिए कि जनमत संग्रह करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर के जो शासक थे वो भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे। तो इस कारण ये बनी। ये तीनों नाम ध्यान रखना, B.R. पाटिल, H.P. सिन्हा और लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी। अध्यक्ष B.R. पाटिल थे जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, ICS थे ये। आगे चलते हैं। राजस्थान में किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? उमादे, कोडमदे, जेतलदे या चंपादे? राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में जक्की रानी ने रूठी रानी कवे बाकुण है। थान में बता देना चाहूं, रूठी रानी थान ध्यान ही हो लो, रूठी रानी जो है वो है मालदेव की पत्नी उमादे। तो हकीकी पत्नी है, अपत्नी है मालदेव की। मालदेव की पत्नी है उमादे, ठीक है। और उमादे की है बा जैसलमेर की राजकुमारी है। इको ब्याह हो मालदेव सके और कोई कारण आ रूठ की ब्याह की रात ही आ मालदेव रूठ की और रूठ के और नाराज होगी। और वो कहते हैं कि नाराज होने के बाद कद्दी जी की है वह माननी को नहीं। देखो लुगाया नाराज भी हुआ है
लेकिन मान जाया करे। लेकिन अब बड़ी कल्ली नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कभी के बाद में कदी मालदेव मुंह बोली को नहीं और आके गिरो कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में उड़गी और आपको शेष जीवन मतलब बच्चे शेष हो सकलो आज आगे बठी व्यतीत करियो। और लास्ट में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो अभिक सागे सती होगी, यानी मालदेव के साथ ये सती हो गई थी, लेकिन कभी मालदेव से ये मानी नहीं, नाराज ही रही, कल्ली लुगाई एकदम नाराज ही रही। बाही रूठी रानी उमादे जी हमेशा ही मालदेव हूं नाराज रही। इसके अलावा थाने एक बात बता दूं कि रूठी रानी को महल, रूठी रानी का महल, ये रूठी रानी का जो महल है वो भी अजमेर में है, रूठी रानी को महल भी अजमेर में है। लेकिन आप बात ध्यान रखा कि बा रूठी रानी को जो महल है वो उमादेव कौन जुड़ेड़ो है, वो उमादेव ही वास्ते कौन जुड़ेड़ो, वो उमादेव ही वास्ते कोनी जुड़ेड़ो, क्योंकि जी उमादे है बा रूठी रानी बा कोनी। दूसरी रूठी रानी है नूरजहां। नूरजहां जहांगीर से जब रूठ गई थी तो वो राजस्थान के अजमेर आकर रह गई थी। ब्यू मिलन ने कहा जहांगीर 27 बार बिन मनाना आयो। देखो लुगाया सामने भारत को बादशाही की कोनी, आवा ध्यान रख लिया तो दिंगाना झूठी कल्ड करने में सार कोनी। 27 बार जहांगीर उसे मनाने के लिए आया था, इसलिए उस महल का नाम है रूठी रानी का महल हो गया था। वो नूरजहां संबंधित हो, लेकिन राजस्थान की रूठी रानी कौन है, उमादे की पत्नी है मालदेव, राव मालदेव जो जोधपुर को शासक हो भी की पत्नी है उमादे, और बाद में ये अपने पति के साथ सती हो गई थी। चलो आगे 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सही है। इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया, बिल्कुल प्रताप सिंह करवायो, 1790 में करवाया गया तथा इसमें 10 मंजिलें हैं। देखो पहली बात तो 1790 में कौन करवाया और इन 10 मंजिला को नहीं, तो पहले तो गलत हो गया। अगला, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1799 में प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें 8 मंजिलें हैं, ना 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 मंजिला 8 को नहीं। इसका निर्माण सवाई मान सिंह द्वारा 1805 में करवाया गया, तो ना तो मान सिंह करवायो ना 1805 में होयो, ठीक है। लास्ट और इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया और इसमें 5 मंजिलें हैं, वो सही है। लास्ट और बिल्कुल सही है। इको निर्माण जो है थोड़ा सा छोटो कर दू जो थान दिख जा। अगर मैं बात करूं इकी तो 1799 में को निर्माण करवायो सवाई प्रताप सिंह, और बिल्कुल सही बात है कि एक महीने टोटल जी संख्या है बाकी कितनी है 5 है, जी शरत मंदिर जी है ऊपर को नाम हवा मंदिर है, तो टोटल मिला के 5 मंजिला है हवा महल में। और तो इको निर्माण 1799 में करवायो, कौन करवायो, इको 1799 में जो निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह करवायो। तो 3 प्रश्न हो गया कि निर्माण कौन करवायो, प्रताप सिंह करवायो, कद करवायो 1799 में करवायो, कितनी मंजिला है 5 मंजिला है, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सी परियोजना एक अंतरराज्य परियोजना नहीं है। एक अंतरराज्य परियोजना का मतलब 2 राज्यों की परियोजना को नहीं, कौन सी परियोजना है। देखो चंबल परियोजना तो 2 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और एमपी की परियोजना है, राजस्थान व एमपी की परियोजना है बिल्कुल। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। व्यास परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान हरियाणा पंजाब और हिमाचल की परियोजना है। यहाँ राजस्थान पंजाब हरियाणा और हिमाचल की मिलीजुली परियोजना है व्यास परियोजना, तो अभी एक अंतरराज्य परियोजना है। बिसलपुर परियोजना, और बिसलपुर परियोजना को बांध बनेडो है बनास नदी पर, बनास नदी पर बांध है, और स्थान कौन सो है टोडा राय सिंह कस्बो है जो को टोंक में है, टोंक में जो है बिसलपुर बांध बनास नदी पर बनेडो है। और केवल और केवल राजस्थान की परियोजना है, दूसरे जिला को दूसरे राज्यों को में कोई लेन देन है ही को नहीं। चंबल परियोजना के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं, कहीं में राजस्थान को 150% है, और 2 राज्यों की कोई भी परियोजना जबकि राजस्थान की सर्वाधिक हिस्सेदारी है तो वह चंबल परियोजना में है 50%, बाकी सब परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कम है। माई बजाज सागर परियोजना में 45-55 की हिस्सेदारी है, 45 राजस्थान की है, 55 गुजरात की है। व्यास परियोजना और अन्य परियोजनाओं तो बहुत छोटी छोटी राजस्थान की हिस्सेदारी है। बिसलपुर परियोजना खाली राजस्थान की परियोजना है। बिसलपुर बांध जो है वो राजस्थान का टोंक जिले में है, और कौन सी नदी पर बनाएडो है वो बनास नदी पर बनेडो है, ठीक है। चल आगे
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ये कला दी गई है, दूसरी तरफ निम्न में से कौन सा सुमेलित है, सही कौन सा आप पूछिए। एक तरफ ये कला दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, अपन आ बतानो है का खटकी है। तो देखो बादला वो लिख रहा है जयपुर, जबकि थाने ध्यान है बादला जयपुर का कोनी, बादला फेमस है खटका जोधपुर का। बादला अजस्ते की एक बोतल हुआ है जबकि तावड़े माईने पानी ने ठंडो रखे। पश्चिमी राजस्थान में जटे धाप के तावड़ो पड़े, बट आ बोतल बहुत ही काम की है, जस्ते की बनेड़ी बोतल है, इन पानी लंबे समय तक ठंडो रहे। बिगा बात देखो नमदा, ओ गलीचो है नमदा, और नमदा कट का फेमस है, नमदा फेमस है टोंक का, टोंक का नमदा बेजा फेमस है। टोंक के नमदे होते हैं, जो कालीन होती है, गलीचा होता है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर जेल के कारीगरों द्वारा बनाया गया जो कालीन है वो भी राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा देखें तो मसूरिया साड़ी कोटा के थून में है ये वैसे, लेकिन कोटा के थून में आता है, तो ये अपन सही मान सकते हैं कि केथून कोटा की मसूरिया साड़ी सही है, तो वो सही है एकदम। इसके अलावा थेवाकला की बात करा तो थेवाकला को थान ध्यान ही है प्रतापगढ़ में। थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवाकला में क्या है? थेवाकला में जो है वो सूक्ष्म जो है उस पर सोने की नक्काशी की जाती है और हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बीकानेर प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की खास बात है। कई बार पूछा कि थेवाकला में कौन सा रंग प्रधान होता है? थेवाकला में हरे रंग की मीनाकारी की जाती है और खुद खालिश जो कुंदन होता है उससे इसका प्रयोग किया जाता है। तो अमु सही मसूरिया साड़ी के थून कोटा की है। बाकी थान में बता दिया गया कौन सो घटको फेमस है। चला आगे 13वां प्रश्न में। 13वां प्रश्न है किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था? देखो कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें राणा सांगा जीता था, बाबर हारा था? अब आपको याद आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध था यह युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। और इस युद्ध का आपको परिणाम भी पता है कि राणा सांगा इस युद्ध में हार गए थे और बाबर इस युद्ध में जीता था। लेकिन प्रश्न जो पूछा है उसमें यह पूछा है कि जिस युद्ध में राणा सांगा जीते थे, तो राणा सांगा जिस युद्ध में जीते थे वो था बयाना का युद्ध बाबर के विरुद्ध। हालांकि बाड़ी और धौलपुर का युद्ध और खातौली का युद्ध भी राणा सांगा ने जीता था। ये दोनों युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़े गए थे। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे। एक बाड़ी, पहले खातौली का युद्ध, बाद में बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। इन युद्धों में भी विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि बाबर के विरुद्ध किस युद्ध में उन्होंने जीत प्राप्त की थी? तो बाबर के विरुद्ध उन्होंने जो है वो बयाना के युद्ध में जीत प्राप्त की थी। बयाना भरतपुर में है। और आपको एक और बात बता दूं, यह है राणा सांगा की अंतिम विजय थी। अभी ध्यान रखिए, पूछ ले कई बार कि राणा सांगा की अंतिम विजय कौन सी थी? सांगा की अंतिम विजय, राणा सांगा की अंतिम विजय, बाबर के विरुद्ध एकमात्र विजय और राणा सांगा की अंतिम विजय थी बयाना की विजय, जो भरतपुर में स्थित जो दुर्ग है उसको राणा सांगा ने जीता था। और मेहंदी ख्वाजा को पराजित राणा सांगा द्वारा किया गया था, जो बाबर का सेनापति था। तो इसकी बात करें तो बयाना का युद्ध ऐसा युद्ध था जो बाबर ने जीता था, सांगा जीता था, बाबर की सेना हार गई थी। अगला देखो, हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? पहली तो यह बात करते हैं कि यह हवा महल कार्यक्रम है क्या। देखो हवा महल कार्यक्रम जैसे इस्माइल जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, उनके साथ ही प्रत्येक शनिवार को हवा महल के तहत एक्टिविटी की गई स्कूलों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ताकि उन्हें जो है वो कोरोना काल में किसी भी प्रकार का शिक्षा का नुकसान ना हो सके। प्रत्येक शनिवार को ये एक्टिविटी प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में जैसे शनिवार को नो बैग डे, ये ध्यान रखना, प्रत्येक शनिवार को तो हवा महल की पुस्तिका आती थी और प्रत्येक शनिवार को अब भी आती है। और साथ ही साथ नो बैग डे मनाया जाता है। नो बैग डे किस दिन मनाया जाता है? नो बैग डे भी शनिवार को मनाया जाता है। साथ ही हवा महल जो कार्यक्रम है ये भी शनिवार को ही लॉन्च किया जाता था। और इसे कब शुरू किया गया? इसे 2 मई 2020 को शुरू किया गया। मैं कह रहा हूं ना आपको कि इस्माइल प्रोजेक्ट के साथ ही इसे शुरू किया गया था। ये 11 जुलाई 2022 को तो वो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो है उस योजना को शुरू किया गया था। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMB के जो योजना है उसका उद्घाटन 11 जुलाई 2022
22 को किया गया था, जबकि हवा महल जो पत्रिका जो निकालती है इसका जो है वो कार्यक्रम 2 मई 2020 को किया गया था। ध्यान रखना, दोनों ही कोरोना काल में शिक्षा से बच्चों को जो लॉस हुआ है उसको बराबर लाने की योजनाएं संचालित की जा रही है। और शनिवार को, ये प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम के जो पत्रिका है वो प्रकाशित होती है, अब भी आती है, और शनिवार को ही नो बैग डे मनाया जाता है। चलो आगे। स्वतंत्रता के समय राजपूताना में कितनी देशी रियासतें थी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आ गया। अगर बात करें तो स्वतंत्रता के समय राजपूताना में रियासतों की संख्या 19, ठिकाने 3 ठिकाने। कौन कौन से ठिकाने थे? यदि मैं ठिकानों की बात करूं तो कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे, जिनमें कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, लावा टोंक में था और नीमराणा जो है वो वर्तमान में अलवर जिले में है। तो अलग अलग जगह इनका स्थान था। तो टोटल 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था यूटी, जिसे अपन कह सकते हैं, ये था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान का एकमात्र चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। इसको उस समय चीफ कमिश्नरी प्रदेश कहा जाता था, या इसे अपन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इनको मिलाकर राजपूताना का एकीकरण पूरा किया गया था। राजस्थान बना था कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो आपके सामने आया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, जो 18 मार्च 1948 को शुरू होता है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, NEP यानी जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, किस कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? देखिए, भारत में जो बुनियादी शिक्षा है उसकी गांधी जी बहुत ज्यादा जो है वो जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करते थे। महात्मा गांधी ये मानते थे कि व्यवसायिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा दी जानी जरूरी है। और पुराने समय में जो है वो लोगों को चरखा चलाना, सिलाई करवाना, विद्यालयों में शिक्षा दी भी जाती थी। और यदि अपन बात करें जापान की, तो जापान में आज भी जो है वो बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब जब बच्चों 4वीं 5वीं में व्यवसायिक शिक्षा पढ़नी शुरू करे, जब वो स्कूलों 12वीं क्लास में निकले, तो निश्चित तौर भी बच्चा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जी। ये उद्देश्य हुई NEP 2020 में भी जो है वह व्यवस्था करी गई है कि व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा नहीं चल रही है। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में वर्तमान में जो है वो 9वीं क्लास से व्यवसायिक शिक्षा शुरू की गई है। 9वीं क्लास में व्यवसायिक शिक्षा देना शुरू करी हो गई है। लेकिन अब बात है NEP 2020 की। NEP 2020 में 6ठी क्लास जो की है वह शिक्षा देनी शुरू कर सी। 6ठी क्लास से जो है वो व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। 5वीं तक है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षण। 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए NEP 2020 के, और 6ठी क्लास में व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलो 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न है, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है? यानी अमुक कौन सो खनिज है जो खाली राजस्थान ही उत्पादित करे? वोल्स्टोनाइट, तांबड़ा, ग्रेनाइट, संगमरमर, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा जस्ता या जेस्पर। यदि बात करें आप राजस्थान में एकाधिकार की, तो वोल्स्टोनाइट और तांबड़ा जो है वो ऐसो खनिज है जो खाली राजस्थान में हुआ है। 99% राजस्थान में हुआ है। इसके अलावा फेल्सपार जो अजमेर में पाया जाता है, ब्यावर में, यह भी राजस्थान में काफी मात्रा में होता है। रोक फास्फेट ये जो है वो राजस्थान में काफी मात्रा में पाया जाता है। उदयपुर में जामरकोटड़ा और जैसलमेर के बिरमानिया में इसके काफी भंडार है। इसके अलावा पाइराइट्स खनिज भी काफी मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। पाइराइट्स के भंडार सलादीपुर, सिक्कर में पाए हैं।
इसके अलावा राजस्थान की यदि अपन बात करें तो जिप्सम भी काफी मात्रा में जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। भीलवाड़ा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अलग अलग। और शीशा जस्ता ये भी लगभग राजस्थान में ही उत्पादित होता है। रामपुर गुच्चा शीशा जस्ता की खान है। जावर है, चांदी और शीशा जस्ता लगभग एक साथ ही निकलते हैं, तो ये भी राजस्थान में काफी मात्रा में पाया जाता है। और चांदी भी राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये खनिज है, एकाधिकार का पूछे तो वोलस्टोनाइट और तांबड़ा है। चलो आगे, अनारकली की बावड़ी कहां स्थित है? अगर मैं बात करूं अनारकली की बावड़ी तो क्या बूंदी में स्थित है या जयपुर में, आबानेरी में या चित्तौड़गढ़ में? यदि अनारकली की बावड़ी की बात करें तो यह स्थित है बूंदी में। बूंदी जो है वो स्टेपवेल्स की तो जो कहते हैं उसे छोटी काशी है, इसमें बहुत सारी जो है वो बावड़ियों का शहर है बूंदी। बूंदी में काफी मात्रा में जो वो बावड़ी पाई जाती है, अनारकली की बावड़ी भी वही स्थित है। अगर मैं बात करूं उदय आबानेरी की तो यहाँ हर्षद माता का मंदिर और जो हर्षद माता का मंदिर और जो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी है वो यहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ की? आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां हैं जो बूंदी में स्थित है। आप बूंदी की बावड़ियों को जरूर याद कर लें, परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूंदी को तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है इसको, यानी सीढ़ियों वाला कुआं, नीचे तक पानी तक पहुंचने का रास्ता सीढ़ियों से होता है। और अनारकली बावड़ी भी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अगर मैं राजस्थान की बात करूं और राजस्थान में भाषा की बात करूं तो एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है, लंबड़ियों नाम। यहाँ भी देख लो, लंबड़ियों नाम ज्यादातर उत्तर हुए हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने किताब लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भाषाओं से संबंधित जो है वो विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो आगे किताब को नाम भी याद कर लिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन को नाम जरूर ध्यान रखा। चलना 20वें प्रश्न में। 20वां प्रश्न है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये पूछा है। तो मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की मैं जब बात करूं तो की स्थापना हुआ है 24 अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए, अध्यक्ष पहले प्रथम ही बता रहा हूं, अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बने। इसके उपाध्यक्ष बने भूरेलाल बया। भूरेलाल बया इसके जो है वो उपाध्यक्ष बने। और मंत्री पद जिस व्यक्ति ने संभाला वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इसके जो है वो प्रथम मंत्री बने। तो अप्रथम मंत्री। इसके अलावा जब अखिल भारतीय देशी लोक परिषद को पहलो अधिवेशन हुयो तो वो भी यही आयोजित करवायो और बी की अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, ध्यान रख लिया। 21वां प्रश्न कंप्यूटर संबंधित आ गयो। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी प्रिंट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? यदि कोई भी जो है वो आपको प्रिंट करना है, कोई भी पेज या स्लाइड कोई भी प्रिंट करनी है तो कंप्यूटर में कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे CTRL+P। CTRL के साथ यदि आप P दबाते हैं तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। देखो CTRL+C है, ये कॉपी करने के लिए होता है, ये कॉपी करने के लिए, और ये कट करने के लिए, और ये पेस्ट करने के लिए। अब तीनों को मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब ये होता है कि कोई स्लाइड है, आपने Ctrl+C दबा लिया, अब जहां भी ले जाकर आप Ctrl+V दबाएंगे, पेस्ट करना मतलब चेपना, जहां भी आप उसको चेपेंगे, आप पेस्ट करेंगे, वहां वो कॉपी वैसी के वैसी फाइल एक और बन जाएगी, यानी फाइलें दो बन जाएगी। एक
तो थी पहले से और दूसरी वहां जाकर एक और बन जाएगी, आपको कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा, तो वो हो गई पेस्ट। तो कॉपी का तो मतलब ये हो गया। अब आती है कट। क्या होता है कट? का मतलब ये होता है कि आप किसी फाइल पे कंट्रोल एक्स करते हैं तो वो कट हो जाएगी, और आप जहां ले जाकर उसको कंट्रोल वी करेंगे, दैट मीन्स वो वहां चली जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी, वहां से हट जाएगी और वहां चली जाएगी। यानी बटन तो हट जी, दूसरी जगह उड़ जी, जड़ से पेस्ट करियो। यानी कहने का मतलब कॉपी का तो मतलब वहां भी रहेगी और नई जगह भी रहेगी, जबकि कट का मतलब होता है वहां से हटेगी और दूसरी जगह जाएगी। और वी का मतलब हो गया कि आप जो है वो उस फाइल को वहां ले जाकर जो है वो पेस्ट कर सकते हो। वहां चिपकाने के लिए कंट्रोल वी और कॉपी करने के लिए सी। पहले कंट्रोल सी करें, वहां ले जाकर कंट्रोल वी करें, या एक्स करें और वहां ले जाकर कंट्रोल वी करें। जिससे क्या होगा कि अगर कट की है तो कॉपी पूरी की पूरी वहां चली जाएगी, फाइल वहां से हट जाएगी। कॉपी की है तो पूरी की पूरी जाएगी, लेकिन दोनों जगह रहेगी, यहां भी रहेगी वहां भी रहेगी। कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो आगे। अब बाकी के जो 4 प्रश्न है 21, 22, 23 और 25, 22, 23, 24, 25, ये चारों करंट जीके के प्रश्न है। तो विनोद जी के द्वारा सुझाए गए प्रश्न है। विनोद स्वामी, कल भी मैंने आपको बताया था। तो फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट आखिर है क्या? यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। तो उनको फिटनेस बनाए रखने के लिए प्रत्येक विद्यालय को फिट इंडिया सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है कि बच्चों ने कौन कौन सी गतिविधियां की, इसके लिए बच्चे कितने फिट है, उसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। इस फिट इंडिया मूवमेंट में 2 सालों से लगातार राजस्थान पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में यानी 2021 में भी राजस्थान पहले स्थान पर था, 2022 में भी राजस्थान पहले स्थान पर ही था। तो पूछ ले कि 21 में कौन सा स्थान हो, तो 21 में भी राजस्थान को पहला स्थान हो और 22 में भी राजस्थान का पहला स्थान था। तो फिट इंडिया मूवमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का पहला स्थान है। कितने सालों से? 2 सालों से। 21 में भी पहला और 22 में भी पहला, और 23 में भी हो सकता है कि राजस्थान इसमें पहला स्थान प्राप्त करे। तो फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार की योजना है विद्यालय के विद्यार्थियों को फिट रखने के लिए। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, देश का पहला स्वचालित और राज्य का 5वां रोपवे कहां बन रहा है? देखिए, देश का पहला स्वचालित अपने आप चलने वाला रोपवे और साथ ही राज्य का 5वां रोपवे कहां बनने जा रहा है? पहली बात तो रोपवे क्या होता है? रोपवे का मतलब होता है वो तार पर चलने वाले जो होते हैं उसको रोपवे बोलते हैं। रोप पर चलने वाला वो जो उड़न खटोला टाइप होता है उसको रोपवे बोलते हैं। राजस्थान में 4 रोपवे हैं, ये 5वां है स्वचालित। ये लगभग जो है वो 436 मीटर लंबा होगा। इस रोपवे का नाम होगा अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो अन्नपूर्णा माता रोपवे जो है वो कहां बन रहा होगा? आपको कल ही मैंने बताया था कि जयपुर की कुल देवी अन्नपूर्णा माता है, आराध्य देवी है, तो उनके नाम पर ये रोपवे बन रहा है। जयपुर में वैसे भी दूसरा रोपवे होगा। पहले हनुमान रोपवे बन चुका है, दूसरा ये रोपवे जो 436 मीटर लंबा होगा, 436 मीटर लंबा होगा, और नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। अन्नपूर्णा माता रोपवे। और कहां बन रहा है? ये बन कहां रहा है? जयपुर में बन रहा है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। पहला रोपवे जयपुर में कहां है? पहला रोपवे हनुमान मंदिर में है, सामोद में। तो वो दूसरा है जयपुर में जो बन रही है। तो जयपुर में ये दूसरा रोपवे है और स्वचालित भारत का, राजस्थान का, देश का ही पहला है ये। आगे चला 24वें प्रश्न में। 24वां प्रश्न है, 2022 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किसे दी गई है? अगर मैं की बात करूं 24वें प्रश्न की, तो इसको उत्तर हो सी कमल रंगा। कमला रंगा को जो है वो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की राजस्थानी भाषा का घोषणा की गई है। इन्होंने जो है अलेखू अंबा नामक किताब लिखी है। इस किताब के कारण इन्हें जो है वो, इस कृति के कारण कमला रंगा को जो है वो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों नाम याद कर लिया। अगलो, भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा की प्रथम बैठक कहां आयोजित की गई? देखो, भारत की अध्यक्षता में G20 की शेरपा की प्रथम अध्यक्ष। अब देखो, शेरपा की मीटिंग है, पहले तो मैं बता दूं, खट आयोजित हुई, आयोजित हुई उदयपुर में।
ठीक है। उदयपुर में ये शेरपा में मीटिंग आयोजित हुई। अब शेरपा को मतलब क्या है? शेरपा को मतलब है, वो तिब्बती भाषा को शब्द है और इसको मतलब है पूर्व के लोग। शेरपा का मतलब है पूर्व के लोग। और उनके साथ ये G20 की मीटिंग हुई। इसमें 20 सदस्य और 9 मेहमान देशों ने भाग लिया। भारत की ओर से अमिताभ कांत को शेरपा बनाया गया और उन्होंने उदयपुर में ये मीटिंग की। अब आपको पता है कि आपने तो खाली राजस्थान को जीकी है, तो आपने तो इतना ही ध्यान रखना का मीटिंग हुई कटे। मीटिंग जी है वो दिसंबर के महीने जीकी है, 4 और 7 दिसंबर के बीच उदयपुर में हुई। कदू 4 से 7 दिसंबर, मिटा दूं सावड़ लिख दूं, 4 से 7 दिसंबर खट हुई 2022 और लिख दूं 2022 खट हुई उदयपुर में हुई। तो आई ध्यान रखनी अपन कौन हो के हो वो अपन मतलब ही कोनी, क्यों आपने है ही कोनी सिलेबस में। तो आज की क्लास में 25 प्रश्न थान क्लास किया लगी निश्चित तौर कमेंट करके बताया और थारा कितना सही होया अब चेक करया। आज की क्लास में जो है वो आपके कितने सही हुए ये भी बताना है। साथ ही यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक जरूर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।